प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। प्राकृतिक चिकित्सा ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति बनी ही पंचतत्व से है। और प्राकृतिक चिकित्सा जो की जाती है वो भी इन्हीं पंचतत्वों को ध्यान में रखते हुए, इनकी सहायता लेते हुए की जाती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को सबसे पुरानी चिकित्सा समझाया जाता है। प्रकृति जितनी पुरानी है, ये चिकित्सा भी उतनी ही पुरानी है। आप भी मनुष्य छोड़कर सभी चराचर इसी चिकित्सा का उपयोग करते हैं, खुद को स्वस्थ रखते हैं। अगर देखा जाए तो आज तक पृथ्वी पर मनुष्य प्राणी को छोड़कर जितने भी जीव जंतु या जो पशु पक्षी प्राणी है, ये आज भी इन्हीं पंचतत्वों के आधार पर जीते हैं और खुद को क्योर रखते हैं, अच्छा रखते हैं और प्रकृति के हिसाब से खुद के आचरण में या खुद के बर्ताव में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन एक में वो मनुष्य प्राणी ऐसा है जो खुद के नॉलेज के बल पर प्रकृति के विरुद्ध काम करता है और खुद को तकलीफ में खुद को ही वो डालता रहता है। इसलिए आज हम प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास देखते हुए ये सब चीज़ें देखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत कहाँ से हुई थी और प्राकृतिक चिकित्सा कितनी पुरानी है। प्राकृतिक चिकित्सा में अगर देखा जाए ना, तो उपवास, सूर्य स्नान, जल स्नान, मिट्टी स्नान, ये पहले से ही है। ये जो औषधि काल का जो निर्माण हुआ है, ये औषधि काल का निर्माण रावण के काल से हुआ है, रामायण काल से हुआ है। क्योंकि तब तक प्राकृतिक चिकित्सा का ही उपवास चिकित्सा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और उपवास चिकित्सा से ही पूरे रोग को मिटाया जाता था। लेकिन रावण की अगर प्रकृति देखी जाए तो वो आलसी था, तो उससे उपवास वो चीज़ें नहीं होती थी। तो उसने फिर ऐसा ऐलान कर दिया उसके राजवैद्य को कि आप लोग ऐसे कुछ चीज़ें ढूंढ के लाओ जिससे मुझे उपवास भी ना पकड़ना पड़े और मेरी प्रकृति भी अच्छी हो जाए। तब से वो ये मेडिसिन का, ये औषधि काल का उगम हुआ है। ऐसा अगर हम पीछे कुछ भी ग्रंथों में देखें तो ये चीज़ें सामने आ जाती है। और उसी रामायण में जो लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी, तो तभी भी उसको जड़ी बूटियों से, मतलब उसी काल में औषधि काल से, उस औषधि काल कहा जा सकता है कि उसी युग में उसे वो आयुर्वेदिक दवा पिला के उसको फिर जो मूर्छित हुआ था उसे होश में लाया था। तो उससे पहले तो जो औषधि यूज़ की, ऐसा तो कुछ हिस्ट्री या इतिहास नहीं मिलता है। तो तब के लोग उपवास या सूर्य स्नान इसके ऊपर ही ज़्यादातर ध्यान देते थे और खुद को क्योर करते थे। उसके बाद उसी काल में, रावण काल में, फलाहार का भी प्रमाण मिलता है। रामायण में भी जब राजा दशरथ को बच्चे नहीं हो रहे थे, तब उनके राजवैद्य ने उन्हें फलाहार का करने का सलाह दिया था। तो उसी सलाह पे उनकी रानियों ने फलाहार करके राम जी का जन्म हुआ था, ऐसा प्रमाण हमें रामायण काल में मिलता है। उस काल में लोग उपवास, फलाहार, भ्रमण यानी तीर्थ यात्रा, सात्विक भोजन, सप्ताह में एक दिन लवणहीन भोजन, ऐसा करके आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन तत्वों को अपने जीवन में ढालते थे और खुद को तंदुरुस्त महसूस करते थे। शरीर, मन, आत्मा स्वस्थ ही नहीं बल्कि लंबी आयु भी प्राप्त होती थी। इस प्रणाली के कारण मनुष्य को रोगी होने का कारण ही नहीं मिलता था।
उस समय रोगों से लड़ने के लिए लोगों के पास प्राकृतिक उपाय के सिवा और कोई चारा भी नहीं था और उसी से वो लोग अच्छे भी होते थे। भारतीय महर्षियों ने यौगिक आसनों का महत्व सामान्य तक पहुंचाया था। उससे शारीरिक मानसिक व्याधि से छुटकारा मिलता था। आसनों से असाध्य से साध्य रोग भी दूर होते थे और मनुष्य को लंबी और स्वस्थ जीवन मिलता था। आसनों ही से तो मृत्यु का कारण है। मल विष ये बाहर निकल जाते थे और आसन से ये चीज़ें सब बाहर निकल जाती थी। इसकी वजह से व्याधि नहीं होती थी। आजकल के जो भी प्रयोग है स्टीम बाथ या उससे पहली क्रिया जाता था, आज मॉडर्न में ये सब चीज़ें मॉडिफाई करके दी जाती है। अगर बेसिक या डीप में देखा जाए तो ये सब चीज़ें स्टीम बाथ या वो कटी स्नान या कटी बाथ जो भी प्राकृतिक चिकित्सा पहले से करते थे वही आज भी है। ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेटिस, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा का जनक कहते थे, वो अपने रोगियों को सूर्य स्नान करवाता था। वहीं से प्राकृतिक चिकित्सा ने गति पकड़ी है। इससे संसार के कुछ विचारकों के ध्यान में भी ये बात आ गई कि एलोपैथी से एक रोग तो कुछ दिन के लिए ठीक होता है, मगर कई नए रोगों को वो उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब ये पैथी पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है और महंगी भी बहुत है, सामान्य के पहुंच से बाहर है। तो बहुत सारे लोग फिर से नेचुरोपैथी को अपनाने लगे, जो रोगी को अच्छा भी करेगी और पैसा भी बचाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली भारत की अपनी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, मगर बीच में ये लोप हो चुकी थी और ये सब जो श्रेय जाता है वो पाश्चात्य लोगों को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इनको पुनर्जीवन दिया। इस बात को हम झुठला नहीं सकते। इस चिकित्सा के पुनर्तन करने के लिए बहुत प्रभावशाली लोग हो गए, जिन्होंने सामान्य तक तो ये चिकित्सा ले गए, मगर खुद भी अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाया और लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा लोई कुनी की किताब न्यू साइंस ऑफ हीलिंग को भारतीय भाषा के अनुवाद के बाद आरंभ हुआ। 1894 में डी वेंकट चेलापति ने तेलुगु में और बाद में 1904 में हिंदी तथा उर्दू में कृष्ण स्वरूप क्षत्रिय ने अनुवाद किया। इससे समझने में आसानी हुई और बहुत सारे रोगी अच्छे होने लगे। एडल्फ जूस्ट प्रसिद्ध नेचुरोपैथिस्ट थे। उनकी एक बुक थी रिटर्न टू नेचर से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने खुद के ऊपर तथा अपने अनुयायी के ऊपर इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसका बढ़ाने के लिए उन्होंने नवजीवन तथा हरिजन साप्ताहिक में प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में अनेक लेख और पुस्तक लिखी। इनका ये ख्वाब था कि गाँव-गाँव तक इसका प्रचार हो और लोगों को एक स्वस्थ उपचार पद्धति मिले। इसलिए उन्होंने पुणे के नज़दीक उरली कांचन में अपना पहला हॉस्पिटल खोला, जो आज भी बहुत अच्छा तरह चल रहा है। उन्होंने राम नाम को प्राकृतिक चिकित्सा का अंग बनाया। डॉक्टर कृष्णम राजू ने विजयवाड़ा से थोड़ी दूर पर चिकित्सालय स्थापित किया और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित किया। वर्तमान में प्रसिद्ध उद्योगपति सीताराम जी जिंदल ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ विशाला से नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना की। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट हुए, जिन्होंने उस टाइम नेचुरोपैथी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। उसमें थे विनोबा भावे जी। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी इन्हें माना जाता है। ये चिकित्सकों के लिए, नेचुरोपैथी के लिए ये तन मन से समर्पित रहे। इन्होंने अपने गीता प्रवचन और राम नाम एक चिंतन पुस्तक में प्राकृतिक जीवन के मूलभूत आदर्शों को बड़े सुंदर रूप से विवेचन किया है। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा के अनेक राष्ट्रीय सम्मेलन से लोगों को इन्होंने जागृति दी थी। इनके साथ साथ ही डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा थे। इनको प्राकृतिक चिकित्सा के पितामह कहा जाता है।
ये तमिलनाडु के थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्राकृतिक चिकित्सा को अर्पण किया था। अंग्रेजी भाषा में लिखी प्रैक्टिकल नेचर क्योर नाम का विशाल ग्रंथ उनकी अमर कृति है। इन्होंने नेचुरोपैथी को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। इनके ही एक अनुयायी थे योगीराज कृष्णम राजू। आंध्र प्रदेश में इन्होंने बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय खोला था। ये भी भारत के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा थे। एस जे सिंह ये विदेश से प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत में पूरा जीवन प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित किया था। पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज के प्रिंसिपल तथा मुख्य चिकित्सालय भी रहे थे। अंग्रेजी और हिंदी ऐसी 40 बुक इन्होंने लिखी थी। वे केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। बी वेंकटराव ये और इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। हैदराबाद में इन्होंने विशाल प्राकृतिक चिकित्सालय और नेचर केयर कॉलेज की स्थापना की और उसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मान्यता भी दिलाई थी। सुखवीर सिंह रावत इन्होंने उरली कांचन में 20 साल तक मुख्य चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने जो बापूजी ने हॉस्पिटल बनाया था उरली कांचन में, उसी में ये मुख्य चिकित्सक थे। उसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्र प्राकृतिक चिकित्सा खोल के लोगों को सेवा की थी। ये सब इंडियन नेचुरोपैथिस्ट थे। अब अगर फॉरेन नेचुरोपैथिस्ट की बात करेंगे तो उसमें आते विंसेंट फ्रांसिस। एक जर्मन डॉक्टर थे। 2300 वर्ष पहले ही हिप्पोक्रेटिस के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। इन्होंने ही प्राकृतिक चिकित्सा को तब से आगे बढ़ाया था। जेम्स जॉक्सन प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का पहला अमेरिकन चिकित्सक माना जाता है। इनका जन्म 1811 में हुआ था। लुई कुने, अगर प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं और लुई कुने का नाम नहीं आएगा ऐसा कभी होगा ही नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा नाम लुई कुने है। कहा जाता है प्रिंसिस निप और कुने इन तीन लोगों ने जल चिकित्सा का पुनर्विकास किया था। आगे लुई कुने ने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया। इनकी 2 बुक बहुत प्रसिद्ध है, द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, द साइंस ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। संसार प्रसिद्ध है। आज तक 60 से 70 आवृत्तियाँ छाप चुकी है। इन बुक्स का अनुवाद हर एक भाषा में हो चुका है। इनका जन्म जर्मनी में लिप्जिंग नगर में हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु औषधि चिकित्सा की वजह से हुई थी। 20 वर्ष की आयु में ही इन्हें मस्तिष्क, फेफड़े, पेट के फोड़े के असाध्य रोग हुए थे। जब ये औषधि से ठीक नहीं हुए तो 1864 में ये प्राकृतिक चिकित्सा में आए और पूरी तरह ठीक हो गए। और इनके ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बाद में इन्होंने नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत आगे बढ़ाया और उसका बहुत नाम करवाया। उनमें ही आते एडल्फ जूस्ट। मिट्टी चिकित्सा को जनक इन्हें कहा जाता है। इनकी भी एक बुक आती है रिटर्न टू नेचर बुक, प्रसिद्ध है। खुद ही खुद की मालिश इन्होंने जग विख्यात बनाई थी। ऐसे ही बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट हुए जिन्होंने नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया और नेचुरोपैथी को आज तक इतने बड़े प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार करके दिए। आज नेचुरोपैथी को एक राज्य मान्यता मिली हुई है, जिसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर बन के गांव-गांव में और शहर-शहर में लोगों को अच्छा कर रहे हैं। तो हम ये जो हमने आज तक देखा, ये था नेचुरोपैथी का इतिहास, हिस्ट्री।